निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 2 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। पैरा पुनर्गठित ढांचे के अंतर्गत 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार उनकी रुचियों और विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम रूपरेखा 5+3+3+4 डिज़ाइन से मार्गदर्शित होगी। यहाँ 5+3+3+4 से आशय है फाउंडेशन स्टेज। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 3 वर्ष बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। इसके बाद अगले 2 वर्ष कक्षा 1 व 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 वर्षों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे। पैरा प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। मिडिल स्कूल स्टेज। इस स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स भी शुरू हो जाएंगे, जिसमें बच्चों को अनेक तरह के स्किल्स सिखाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी प्रारंभ हो जाएगी। इसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में कक्षा 9 और 10 तथा द्वितीय चरण में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। छात्रों को विषयों को चुनने की भी आज़ादी होगी। यहाँ कुछ ऐसे विषय होंगे जो सबके लिए कॉमन होंगे, परंतु साथ ही कुछ ऐच्छिक विषय जैसे कला, संगीत, व्यावसायिक विषय आदि होंगे, जिनमें से छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे। इस स्टेज में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। पैरा इस तरह अब 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 3 वर्ष की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग, बाल वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक नई स्कूली पाठ्यक्रम व्यवस्था लागू की जाएगी। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। नई नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ
पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को पुनः मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसमें पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर बल देने, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच समानता लाने, इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के प्रावधान किए गए हैं। पैरा नई नीति में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही तरीके से सीखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और सकारात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। पैरा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक नई और व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। साथ ही गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध कठिन कार्यवाही की जाएगी। पैरा नई शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन स्थापित करना भी शामिल है। पैरा नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानवीकृत किया जाएगा। पैरा शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात कही गई है। इस नीति में पाठ्यक्रम के भार को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। पैरा नई शिक्षा नीति में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं
सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। पैरा छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किए जाएंगे। इसके अंतर्गत भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रावधान छात्रों की प्रगति मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। पैरा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाने तथा उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही गई है। पैरा नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके लिए 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे और इसी के अनुरूप उन्हें डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों के छात्रों को प्रदर्शन के आधार पर डिग्री दी जा सके। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एम.फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। पैरा भारत में विद्यमान रूस के सुखोई विमानों की खरीद के लगभग 23 वर्ष बाद 30 जुलाई 2020 को 5 सुपरसोनिक राफेल लड़ाकू विमान भी भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। इसके आने से फ्रांस निर्मित लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 6 हो गई, क्योंकि पहला विमान RB001 अक्टूबर 2019 में आया था। यह वर्तमान लड़ाकू विमान तेजस से 3 गुना पेलोड क्षमता वाला है, जो न केवल भारतीय सैन्य रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उभरती वैश्विक परिस्थितियों में सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पैरा राफेल विमान ने वायुसेना के अंबाला हवाई अड्डे पर लैंड करने से पहले 2 महाद्वीपों का सफ़र तय किया और 22,022.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने के बावजूद 8,140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे से भी अधिक समय लगा। 5 राफेल विमान 28 जुलाई 2020 को फ्रांस के मेरिनेक हवाई अड्डे से रवाना किए गए। 29 जुलाई 2020 को ये विमान आबू धाबी के लद्रोफा सैन्य अड्डे पर 1 दिन के लिए रुके तथा 30 जुलाई 2020 को दोपहर अंबाला हवाई अड्डे पर लैंड हुए। पैरा इन 5 राफेल विमानों को भारत लाने वाले पायलट्स में ग्रुप कैप्टन हरिकीरत सिंह, ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह व एयर कमांडर हिलाल अहमद राठेर शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि असैन्य
मुहिम के तहत राफेल विमानों को लाने में कई अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं नियमों का पालन किया गया। इसके तहत अधिकतम रफ्तार 840 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान की वायु सीमा का प्रयोग न करना पड़े। ऐसे में राफेल विमानों को गुजरात के जामनगर की ओर से भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कराया गया। वहां तैनात नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता ने स्वागत का संदेश भेजा। हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग। पैरा राफेल विमान को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में रखा गया है। देश में राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में ही तैयार की गई है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात की जाएगी। पैरा भारतीय वायुसेना द्वारा वर्ष 2007 में मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के संबंध में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने हेतु टेंडर जारी किया गया। पैरा मई 2011 में भारतीय वायुसेना ने राफेल और यूरोफाइटर जेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया। इसके पश्चात जनवरी 2012 में राफेल को खरीदने के लिए टेंडर को सार्वजनिक कर दिया गया, जिस पर फ्रांस की राफेल विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने सबसे कम कीमत पर उपलब्ध कराने की बोली लगाई। इसके तहत वर्ष 2012 में भारत सरकार और दसॉल्ट ने कुल 126 राफेल विमानों का सौदा किया। इस सौदे में दसॉल्ट के साथ भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल थी, किंतु किसी कारण यह सौदा पूर्ण रूप नहीं ले पाया। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 36 राफेल विमान हेतु दसॉल्ट के 23 सितंबर 2016 को एयरक्राफ्ट पैकेज सप्लाई प्रोटोकॉल वेपन्स पैकेज सप्लाई प्रोटोकॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल एग्रीमेंट्स और ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए। इन 36 विमानों की कुल लागत 7.8 करोड़ यूरो लगभग 92 करोड़ है। इस नए समझौते में दसॉल्ट कंपनी ने HAL के स्थान पर एक निजी कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को ऑफसेट पार्टनर के रूप में रखा। पैरा कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने विमान की संख्या और कीमतों को लेकर काफ़ी विरोध किया और मामले को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराया। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील को सुनकर NDA सरकार के पक्ष में निर्णय देकर राफेल सौदे की प्रक्रिया को सही ठहराया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की UPA सरकार ने 126 राफेल विमान खरीदने के लिए 12 अरब डॉलर की डील की थी, जिसमें एक विमान की कीमत 629 करोड़ थी, जबकि वर्तमान BJP की NDA सरकार 1611 करोड़ व्यय कर रही है। वर्ष 2016 के समझौते के तहत ही दसॉल्ट ने 5 राफेल विमानों की आपूर्ति की है और ऐसा कहा गया है कि शेष सभी विमान वर्ष 2021 के अंत तक भारत आ जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राफेल डील के तहत भारतीय पायलटों व सहयोगकर्मियों को दसॉल्ट कंपनी द्वारा हथियार प्रणाली और विमान संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। पैरा
वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया राफेल फ्रांस का डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की डसोल्ट एविएशन कंपनी ने डिजाइन किया है। यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। यह एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो स्थल से आकाश में अथवा आकाश से आकाश में अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदने में सक्षम है, इसलिए इसे विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली जेट विमान माना जाता है। यह विमान ए, बी, सी और एम श्रेणियों में एक सीट और डबल सीट तथा डबल इंजन में उपलब्ध है। पैरा उल्लेखनीय है कि पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। यह लड़ाकू विमान लगभग 15.27 मीटर लंबा तथा 5.34 मीटर ऊंचा है, जो अपने साथ एक बार में 9500 किलोग्राम के बम और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 22,022.6 किलोमीटर प्रति घंटा या 1.8 मैक है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इस विमान की रेंज करीब 3700 किलोमीटर अर्थात एक बार में 3700 किलोमीटर तक बढ़ सकता है। हालांकि इस रेंज को मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ बढ़ाया जा सकता है। यह हवा से हवा में तथा हवा से जमीन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है तथा इसमें ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे लिक्विड ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर सही समय पर दुश्मन की पोजीशन को खोजने में सक्षम है। साथ ही यह हर मौसम में लंबी दूरी के हर खतरे को समय रहते भाप सकता है। यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह जमीनी सैन्य ठिकानों के अतिरिक्त विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने तथा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक लगातार उड़ सकता है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। यह अमेरिका F-16 की तुलना में 0.42 फीट अधिक ऊंचा तथा 0.79 फीट अधिक लंबा है। यह विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के रडार से बचाने में सक्षम है तथा आकाश में सुखोई से छोटा होने के कारण उपयोग में लाना आसान है। यह 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है तथा इसकी पेलोड क्षमता भारत की तेजस विमान से 3 गुना अधिक है। पैरा राफेल लड़ाकू विमान मीटियोर मिसाइल, क्रूज मिसाइल तथा MICA मिसाइल प्रणाली से लैस है, जो इसे सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। मीटियोर मिसाइल यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो करीब 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को विमानों से निशाना बनाने में सक्षम है। दुश्मन का विमान भारतीय विमान तक पहुँचे उससे पहले यह दुश्मन के विमान को नष्ट करने में सक्षम है। स्कल्प क्रूज मिसाइल विमान में लगी यह मिसाइल हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो करीब
300 किलोमीटर दूर निशाना साधने में सक्षम है। MICA मिसाइल प्रणाली विमान में मौजूद यह एक बहुमुखी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिससे 100 किलोमीटर की दूरी तक फायर किया जा सकता है। हालांकि यह मिसाइल प्रणाली पहले से ही भारतीय वायुसेना में मौजूद मिराज लड़ाकू विमान में कार्य कर रही है। पैरा इसके अतिरिक्त इसमें अत्याधुनिक मध्यम से दूरी के मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड हथियार प्रणाली हैमर को लगाया जाएगा, जिसकी विशेषता है कि नो एस्केप जोन में भी अगर विमान दिखाई देगा तो यह उसे मार गिरा देगा। हैमर मिसाइल का उपयोग मुख्य रूप से कुछ छिपे हुए स्थानों को नष्ट करने हेतु किया जाता है। अतः इस विमान में भारत ने अपनी आवश्यकतानुसार हैमर मिसाइल लगवाई है। पैरा भारत हमेशा से अपनी सैन्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु लड़ाकू विमानों की खरीद करता रहा है। वर्तमान में भारत के पास लड़ाकू विमानों की संख्या कम होती जा रही है तथा चीन की विस्तारवादी नीति के कारण भारत प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नवीन जनरेशन के विमानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं जो राफेल की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। वर्तमान में भारत की वायुसेना में रूस के बने MiG-21, MiG-27 एवं सुखोई 30 जैसे विमान शामिल हैं। इसमें MiG-21 तथा MiG-27 की स्क्वाड्रन में गिरावट आई है। इसके लिए नई तकनीकों के विमानों की आवश्यकता महसूस की गई है। भारतीय वायुसेना की ताकत केवल 31 स्क्वाड्रन तक ही रह गई है, जबकि भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध करने के लिए 2027-32 की अवधि में कम से कम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता होगी। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 तक पाकिस्तान की वायुसेना के बेड़े में कुल 27 स्क्वाड्रन तथा चीन के वायुसेना के बेड़े में कुल 42 स्क्वाड्रन होंगे, जो भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। भारत ने वर्ष 1996 में सुखोई 30 को अंतिम बार खरीदा था। ऐसे में राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर विमान की अधिक आवश्यकता देखी गई है। पाकिस्तान ने चीन से एडवांस्ड पीढ़ी के विमान JF-17 तथा अमेरिका से F-16 खरीदा है। ऐसे में राफेल जैसा 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक विमान भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पाया गया है। वर्तमान में चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन एवं अन्य देशों का भारत के प्रति नज़रिया बदलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल विमान ऐसे समय में आया है जब भारत अपने पड़ोसी देशों से संबंधों में तनाव का सामना कर रहा है। ऐसे में भारतीय वायु युद्धक क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। विगत 2 दशकों से भारतीय वायुसेना लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियारों और अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली की कमी का सामना कर रही थी। ऐसे में राफेल से भारतीय वायुसेना के मनोबल में अत्यधिक वृद्धि होगी। यह विमान खतरे की स्थिति में भारतीय वायु सीमा को पार किए बिना भी दुश्मन के लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकता है। यह विमान भारत के अतिरिक्त कतर एवं मिस्र के पास मौजूद है, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं चीन जैसे देशों के पास कोई ऐसा विमान नहीं है जो राफेल का मुकाबला करने में सक्षम हो। राफेल बीते वर्षों से पूर्व अफगानिस्तान, लीबिया,
इराक और सीरिया में हुए वायु युद्ध में अभियान में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर चुका है। यह भारत के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राफेल के आने से भारत की सैन्य क्षमता एवं सामरिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। साथ ही भारत भी अब विश्व के अन्य देशों की भांति 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से लैस हो गया। इतना ही नहीं, राफेल भारत को दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन स्थापित करने में भी काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। इस प्रकार राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए विभिन्न रूपों में महत्वपूर्ण है। स्टॉप।